यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बताइए लास्ट टॉपिक हमने क्या बताया था? लास्ट क्वेश्चन हमने ये बताया था कि ग्रुप 2 के ग्रुप रिएजेंट में H2S गैस के साथ डाइल्यूट HCl का क्या पर्पस है। तो इसके लिए हमने कहा था कि अगर हम सिर्फ H2S गैस डालें ग्रुप 2 के ग्रुप रिएजेंट के लिए, तो ग्रुप 2 का जो केटायन है उसका तो सल्फाइड प्रेसिपिटेट होगा ही। ग्रुप 3 और ग्रुप 4 का जो केटायन है उसका भी सल्फाइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और तब हमें कैसे पता लगेगा कि ग्रुप 2 है कि 3 है कि 4 है। इसलिए अगर हमें ग्रुप 2 का ग्रुप रिएजेंट बनाना है तो हमें कुछ ऐसा उपाय करना पड़ेगा जिससे सिर्फ ग्रुप 2 का जो केटायन है उसी का सल्फाइड प्रेसिपिटेट हो सके और ग्रुप 3 या ग्रुप 4 का जो केटायन है उसका सल्फाइड प्रेसिपिटेट ना हो। तो इसके लिए हम डाइल्यूट HCl इसके साथ देते हैं जो कॉमन आयन इफेक्ट लगाता है और ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के जो केटायन हैं इसके सल्फाइड के प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट करता है ताकि सिर्फ ग्रुप 2 का जो केटायन है उसी का सल्फाइड प्रेसिपिटेट हो सके। क्या ये बात समझ में आया? अब ये वर्क कैसे करता है जरा ये बताओ कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर CuS और ZnS में दोनों की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है और दोनों चूंकि सेम टाइप का सॉल्ट है तो सेम टाइप के सॉल्ट में जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होगा वही उसके KSP का भी ऑर्डर होगा। तो जरा बताइए CuS और ZnS में किसका KSP ज्यादा कम होगा? कम तो दोनों का है मगर ज्यादा कम किसका होगा? यस, व्हाट आई सेड, मैंने कहा कि CuS में और ZnS में इन दोनों में किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा कम होगा, यानी किसका KSP ज्यादा कम होगा? बताओ रिया, कैन यू से? आराध्या, कैन यू से? किसका? CuS। क्यों? क्योंकि ZnS वो होता है ना, ज्यादा आयनिक होता है CuS से। वो तो ठीक है लेकिन ये हमें नहीं पता रहा। अभी जो भी है एनालिटिकल टेबल के आधार पर बताइए। देखो, हमें पता है कि जिस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी जितना कम होगा, KSP जितना कम होगा वो उतना ही पहले प्रेसिपिटेट होगा और जो पहले प्रेसिपिटेट होगा वो पहले आएगा ग्रुप में। तो भाई Cu2 प्लस ग्रुप 2 का केटायन है और Zn2 प्लस ग्रुप 4 का केटायन है। बोलो है ना? है ना? तो ग्रुप 2 पहले आया है या ग्रुप 4 पहले है? तो भाई ग्रुप 2 पहले है। इसका मतलब यह हुआ कि ग्रुप 2 का जो सल्फाइड है इसकी सॉल्युबिलिटी ग्रुप 3 या ग्रुप 4 के जो सल्फाइड हैं उनसे ज्यादा कम होगा। यानी ग्रुप 2 के सल्फाइड का KSP ग्रुप 3 या ग्रुप 4 के सल्फाइड के KSP से ज्यादा कम होगा। यानी CuS का कम होगा, ZnS का ज्यादा होगा। तभी तो Zn ग्रुप 4 में बाद में जाके प्रेसिपिटेट हुआ, क्योंकि CuS की सॉल्युबिलिटी ZnS से कम है
तभी तो CuS ग्रुप 2 में प्रेसिपिटेट हुआ, यानी पहले हुआ, ZnS बाद में हुआ। क्या ये बात समझ में आया? दूसरा, आप वो रीजन बता सकते हैं जो आप बता रहे थे कि रेडियस यानी कि साइज Cu2+ से बड़ा होता है Zn2+ का। ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, तो मान लो डाइवेलेंट केटायन है, तो लास्ट वाला जो केटायन है सीरीज का ना, उसका साइज बड़ा होता है। Cu2+ तक साइज घटता है, Zn2+ का बड़ा हो जाता है। तो हम कहेंगे सर Cu2+ का साइज क्या है? छोटा, तो इसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा, तो इसका पोलराइजेशन पावर क्या होगा? ज्यादा, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा, तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? कम, तो इसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होगा? कम होगा, तो KsP कम होगा। जबकि Zn2+ का साइज बड़ा है, तो इसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा? कम, तो पोलराइजेशन पावर क्या होगा? कम, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा कम, तो आयनिक कैरेक्टर इससे ज्यादा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, तो इसलिए जो है KsP ज्यादा। क्या ये रीजन समझ में आया? आराध्या, डिड यू गेट इट? यस सर। वेरी गुड। अब जैसे मान लो ये CuS है, ये तो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, इसको पानी में डालोगे तो मोस्ट ऑफ द CuS सॉलिड के रूप में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन बहुत थोड़ा सा जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन है Cu2+ और जो है सल्फाइड, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में सॉल्यूशन में रहेगा ना, और इनके बीच इक्विलिब्रियम होगा। तो इसलिए अगर मैं कहता हूं KsP ऑफ CuS के KsP का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? तो इसके जो कंस्टिट्यूएंट आयन थोड़े से पानी में है, हाइड्रेटेड फॉर्म में है, इनके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट यही उस सॉल्ट का क्या कहलाएगा? KsP यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? और अगर मैं कहूं KIP यानी कि आयोनिक प्रोडक्ट, KIP आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट मान लो CuS, तो सेम सॉल्ट के लिए जिस तरह से KsP का एक्सप्रेशन लिखते हैं वैसे ही KIP का भी एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो KIP के एक्सप्रेशन भी यही होंगे कि जो सॉल्यूशन में थोड़ा सा Cu2+ हाइड्रेटेड है, इसका कंसंट्रेशन, और जो सल्फाइड है इसका कंसंट्रेशन। तो अब आप कहेंगे कि सर जब सेम सॉल्ट के लिए आपने KsP और KIP का एक्सप्रेशन एक जैसा लिखा, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर यह है कि KsP के एक्सप्रेशन में जो कंस्टिट्यूएंट आयन हाइड्रेटेड है, सॉल्यूशन में है, उसका जो कंसंट्रेशन है ये EQ यानी इक्विलिब्रियम पर का होगा। जबकि KIP के एक्सप्रेशन में इन दोनों का कंसंट्रेशन अदर देन इक्विलिब्रियम पर होगा। ये डिफरेंस होता है। अब जरा देखो, चूंकि KsP के एक्सप्रेशन में हाइड्रेटेड कंस्टिट्यूएंट आयन का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर का है, इसलिए KsP इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और चूंकि KsP इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसलिए ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, आयन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखें
तो क्या Cu2 प्लस के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो KSP बढ़ेगा क्या? नहीं। क्या ये घटाएंगे तो ये घटेगा? नहीं, क्योंकि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो फिर वॉट एवर बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयॉन्स, सेम सॉल्ट का KSP सेम टेम्परेचर पर सेम रहेगा। बात समझ गए? लेकिन जो KIP का एक्सप्रेशन है, इसमें हाइड्रेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट आयॉन्स, इनका कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर नहीं है, और इसलिए KIP जो है सॉल्ट का, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, और इसलिए यह टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा ही, साथ ही साथ ये आयन के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। अगर हम टेम्परेचर सेम रखें और Cu2 प्लस के कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो KSP तो सेम रहेगा, मगर Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ गया है तो KIP बढ़ जाएगा। अगर मान लो हमने टेम्परेचर को सेम रखते हुए सल्फाइड आयन के कंसंट्रेशन को घटा दिया तो KSP तो सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि टेम्परेचर सेम है, मगर सल्फाइड आयन के कंसंट्रेशन को घटा दिया तो KIP घट जाएगा। बोलो, क्या ये बात समझ में आया सभी को? यस सर। वेरी गुड। रिया, क्या ये रिकॉल किया? हमने आयनिक में खूब पढ़ाया होगा ये सब। यस सर। गुड। तो लिखो, नीचे स्टार दे के लिखो। since in the expression of KSP, लिखो, since in the expression of KSP the concentration of hydrated constituent ions, since in the expression of KSP the concentration of hydrated constituent ions is at equilibrium, ये equilibrium पर का है, hence KSP of a salt, इसलिए KSP of a salt is its equilibrium constant। क्या है इसका? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, एंड देयरफॉर, और इसीलिए KSP ऑफ ए सॉल्ट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, और इसीलिए KSP ऑफ ए सॉल्ट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली and does not depend on the concentration of common ions, and does not depend on the concentration of common ions। क्या ये बात समझ में आया? यानी KSP में आप कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगा सकते। लिखो, बट इन द एक्सप्रेशन ऑफ KIP, but in the expression of KIP the concentration of hydrated constituent ions, but in the expression of KIP the concentration of hydrated constituent ions is not at equilibrium, is not at equilibrium, equilibrium पर का नहीं होता है, hence इसलिए KIP of a salt is not the equilibrium constant, and hence KIP of a salt is not the equilibrium constant, and therefore, और इसीलिए, और इसीलिए
KIP of a salt depends on both temperature and therefore KIP of a salt depends on both temperature as well as the concentration of the common ions या constituent ions दोनों पर डिपेंड करेगा। बोलो क्या ये बात सभी को क्लियर है? नमेश, इज इट क्लियर? यस सर। आराध्या, क्या ये सही है? यस सर। नोट कर लिया आपने? यस सर। और देखो, कोई भी सॉल्ट कब प्रेसिपिटेट होगा? जब KIP ग्रेटर देन KSP हो। और यहां लिखो फॉर दी precipitation of a salt, its KIP ग्रेटर देन होना चाहिए उसके अपने KSP से, तभी वो सॉल्ट प्रेसिपिटेट होगा। अगर KIP KSP के बराबर है या कम है तो फिर सॉल्ट प्रेसिपिटेट नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो। यस सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने आपको क्या बताया था कि जिस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी जितना कम होगा वो उतना ही पहले प्रेसिपिटेट होगा, और जितना पहले प्रेसिपिटेट होगा उतना ही पहले आएगा एनालिटिकल टेबल के ग्रुप में, उसका ग्रुप नंबर उतना ही पहले होगा। क्या ये बात क्लियर हुई? तो मैंने क्या बताया, ग्रुप 2 के जो कैटायन है उसका भी सल्फाइड स्पैरिंगली सॉल्युबल है। ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के जो कैटायन है उसका भी सल्फाइड स्पैरिंगली सॉल्युबल है, प्रेसिपिटेट होता है। लेकिन ग्रुप 2, 3 और 4 में सबसे पहले कौन है? ग्रुप 2 है। इसका मतलब यह हुआ कि ग्रुप 2 के कैटायन का सल्फाइड ग्रुप 3 के कैटायन के सल्फाइड और ग्रुप 4 के कैटायन के सल्फाइड के मुकाबले पहले प्रेसिपिटेट हो रहा है, तभी तो इनसे वो पहले आता है। और अगर वो पहले प्रेसिपिटेट हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप 2 के कैटायन के सल्फाइड का सॉल्युबिलिटी ज्यादा कम है ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के कैटायन के सल्फाइड से। इसका मतलब ग्रुप 2 के कैटायन का KSP कम नहीं, महाकम है। क्या ये बात क्लियर हुई? यानी लिख लो यहां इस बात को, हिंदी में ही लिखो अपनी भाषा में ताकि आपको समझ में आए। लिखो ग्रुप 2 के कैटायन का सल्फाइड एज वेल एज ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 के कैटायन का सल्फाइड, ग्रुप 2 के कैटायन का सल्फाइड एज वेल एज ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 के कैटायन का सल्फाइड सभी स्पैरिंगली सॉल्युबल है, यानी प्रेसिपिटेट होता है। सभी स्पैरिंगली सॉल्युबल है यानी पहले प्रेसिपिटेट होता है। लेकिन लिखिए, लेकिन ग्रुप 2 के कैटायन के सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी यानी ग्रुप 2 के कैटायन के सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 के कैटायन के सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। ग्रुप 2 के कैटायन के सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 के कैटायन के सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। राइट?
इसलिए ग्रुप 2 का केटायन का सल्फाइड पहले प्रेसिपिटेट होता है। इसलिए ग्रुप 2 के केटायन का सल्फाइड पहले प्रेसिपिटेट होता है। क्या ये बात समझ में आया? बोलो। यस सर। यानी आप लिख लो डैश देके, यानी ग्रुप 2 के केटायन के सल्फाइड का केएसपी यानी ग्रुप 2 के केटायन के सल्फाइड का केएसपी कम नहीं बल्कि महाकम है। यानी ग्रुप 2 के केटायन के सल्फाइड का केएसपी कम नहीं बल्कि महाकम है। जबकि ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 के केटायन के सल्फाइड का केएसपी जबकि ग्रुप 3 तथा ग्रुप 4 के केटायन के सल्फाइड ग्रुप 3 तथा ग्रुप 4 के केटायन के सल्फाइड का केएसपी कम तो है मगर महाकम नहीं है। ग्रुप 3 तथा ग्रुप 4 के केटायन के सल्फाइड का केएसपी कम तो है मगर महाकम नहीं है। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो। यस सर। फिर लिखो स्टार देके एक बात, H2S is a weak डाइप्रोटिक एसिड। H2S वीक है और डाइप्रोटिक एसिड है। अगर अकेला H2S गैस को पानी में डालोगे तो ये H2S गैस क्या होगा? पार्शियली आयोनाइज करेगा H+ हाइड्रेटेड में और सल्फाइड आयन हाइड्रेटेड में। यानी अगर अकेला H2S गैस डालेंगे तो ठीक है, ये पार्शियल आयोनाइज करेगा, ओके। सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन कम देगा, ज्यादा नहीं देगा, कम ही देगा, ये भी बात सही है। मगर स्टिल ये सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन इतना पर्याप्त होगा कि अगर ग्रुप 2 का केटायन है तो उसका जो सल्फाइड बनेगा उसका केआईपी उसके अपने केएसपी से तो ज्यादा होगा ही होगा। अगर ग्रुप 3 या ग्रुप 4 का केटायन है तो उसका जो सल्फाइड बनेगा उसका भी केआईपी उनके अपने केएसपी से ज्यादा होगा। और इसलिए अगर ग्रुप 2 का केटायन है तो उसका तो सल्फाइड प्रेसिपिटेट होगा ही। अगर ग्रुप 3 या ग्रुप 4 का केटायन है तो उसका भी सल्फाइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा उपाय करना है कि ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के केटायन का सल्फाइड प्रेसिपिटेट ना हो सके। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं? इसमें हमने डाइल्यूट HCl जो है वो साथ में रखा। तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये कंप्लीट आयोनाइज करेगा H+ में और Cl- में। तो देखो H2S भी H+ दे रहा है, HCl भी H+ दे रहा है, तो ये हो गया कॉमन आयन। और ये कॉमन आयन हो गया तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। और कॉमन आयन इफेक्ट से क्या होगा कि H+ का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो ये इक्विलिब्रियम लेफ्ट में जाएगा, और लेफ्ट में जाएगा तो सल्फाइड कुछ H+ सल्फाइड के साथ वापस H2S बना देगा, तो सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन घट जाएगा। अब ठीक है, सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन घट गया तो अगर ग्रुप 2 का केटायन है तो उसका जो सल्फाइड बनेगा उसका केआईपी घट जाएगा। एग्री? घट जाएगा, माना ग्रुप 2 के केटायन के सल्फाइड का केआईपी घट जाएगा, मगर स्टिल
ग्रुप 2 के केटायन के सल्फाइड का केआईपी उसके अपने केएसपी से बहुत ज्यादा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप 2 के केटायन के सल्फाइड का केएसपी तो महाकम है। इसलिए माना कॉमन आयन इफेक्ट लगाने से H2S का डिसोसिएशन पहले से कम हो गया, सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन कम हो गया। और अगर सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन कम तो केआईपी सल्फाइड का कम होगा। तो अगर ग्रुप 2 का केटायन है तो उसका जो सल्फाइड बनेगा उसका भी केआईपी कम होगा। अगर ग्रुप 3 का केटायन है उसका सल्फाइड बनेगा तो उसका भी केआईपी कम होगा। और अगर ग्रुप 4 का केटायन है तो उसका जो सल्फाइड बनेगा उसका भी केआईपी कम होगा। क्योंकि H2S का डिसोसिएशन कम हो गया तो सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन कम हो गया। तो ग्रुप 2 का केटायन हो या ग्रुप 3 का केटायन हो या ग्रुप 4 का केटायन हो, उसके जो सल्फाइड बनेंगे उसका केआईपी कम हो जाएगा। और एग्री? ठीक है, ग्रुप 2 के केटायन के सल्फाइड का भी केआईपी कम होगा, मगर ग्रुप 2 के केटायन के सल्फाइड का केएसपी तो महाकम है। इसलिए ग्रुप 2 के केटायन के सल्फाइड का केआईपी कम होने के बाद भी वो उसके केएसपी से ज्यादा ही रहेगा और इसलिए ग्रुप 2 का केटायन का सल्फाइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा। राइट? उसी तरह अगर ग्रुप 3 का केटायन है या ग्रुप 4 का केटायन है तो उसके जो सल्फाइड बनेंगे उसका भी केआईपी कम होगा, मगर ग्रुप 3 या ग्रुप 4 के केटायन के सल्फाइड का केएसपी उतना कम नहीं है और इसलिए ग्रुप 3 के केटायन या ग्रुप 4 के केटायन का जो सल्फाइड है उसका जो केआईपी कम हुआ वो उसके केएसपी से कम हो जाएगा और इसलिए ग्रुप 3 या ग्रुप 4 का केटायन का सल्फाइड प्रेसिपिटेट नहीं हो पाएगा। क्या ये बात समझ में आया? बोलो। आराध्या, Yes, sir. रिया, यस सर आ गया। नमेश, डिड यू गेट इट? नहीं आए तो फिर पूछो। देखो, मैंने ये कहा कि अगर हमने इसमें HCl डाला तो H प्लस आयन, यहां भी H प्लस कॉमन आयन है तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। और कॉमन आयन इफेक्ट में क्या हुआ कि कॉमन आयन इफेक्ट से H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ गया, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट में जाएगा। तो H2S का फॉरवर्ड रिएक्शन घट गया तो H2S का डिसोसिएशन घट गया तो सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन घट गया। और अगर सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन घट गया तो अगर ग्रुप 2 के केटायन का सल्फाइड है तो इसका भी केआईपी घटेगा। अगर ग्रुप 3 के केटायन का सल्फाइड बना तो उसका भी केआईपी घटेगा। और अगर ग्रुप 4 के केटायन का सल्फाइड बना तो उसका भी केआईपी घटेगा। ठीक है, केआईपी तो सबका घटेगा, लेकिन ग्रुप 2 के केटायन के सल्फाइड का केआईपी घटा मगर इसका तो केएसपी महाकम है, इसलिए ग्रुप 2 के केटायन के सल्फाइड का केआईपी घटने के बाद भी उसके अपने केएसपी से बहुत ज्यादा ही रहेगा और इसलिए ग्रुप 2 का केटायन का सल्फाइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा क्योंकि केआईपी ग्रेटर देन केएसपी है। उसी तरह ग्रुप 3 या ग्रुप 4 के जो केटायन हैं उसका जो सल्फाइड बना उसका भी केआईपी घट गया, मगर इनका केएसपी उतना कम नहीं है और इसलिए ग्रुप 3 या ग्रुप 4 के केटायन के सल्फाइड का केआईपी जो घटा वो उसके केएसपी से कम हो गया। और केआईपी अगर केएसपी से कम है तो फिर वो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा क्योंकि ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के केटायन के सल्फाइड का केएसपी कम तो है मगर महाकम नहीं है, उतना कम नहीं है और इन दोनों में केआईपी कम हो गया सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन कम होने के कारण। बोलो, क्या ये समझ में आया? Yes, sir. हाँ, 10 मिनट में बंद हो जाए तो रिज्वाइन कर लेना तुरंत। बराबर? Yes, sir. ओके, क्या ये समझ में आया या नहीं? बोलो। तो क्या इस पूरे कंसेप्ट को अपने लैंग्वेज में लिख करके मुझे फोटो भेजेंगे आप, Yes, sir. ताकि आप दोबारा जब रीड करें तो पूरी कहानी पता लग जाए, आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े।
तो इसकी पूरी कहानी आप लिख करके लाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सर ये बताइए कि ठीक है, आपने H2S गैस के साथ डाइल्यूट HCl को लिया, बराबर है, एग्री। क्या आप यहां पर डाइल्यूट HCl के बदले क्या आप कॉन्क HCl को लेंगे? नहीं, क्योंकि कॉन्क HCl में Cl माइनस का हाई कंसंट्रेशन होगा और Cl माइनस मोनोडेंटेट लाइगेंड है, इसलिए कई कैटायन के साथ ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना सकता है, बराबर है, और वो फिर प्रेसिपिटेट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये प्रश्न करूं कि क्या हम यहां H2S गैस के साथ डाइल्यूट HCl लिया है, क्या इसके बदले हम डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हैं? बताओ, क्वेश्चन हमारा लिखिए, कैन डाइल्यूट H2SO4 be used in place of किसके बदले? डाइल्यूट HCl with H2S in the group reagent of group 2 cations? क्या ग्रुप 2 के रिएजेंट में H2S के साथ डाइल्यूट HCl के जगह पे क्या हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को यूज कर सकते हैं? जवाब दीजिए भाई। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी तो H+ आयन देगा और H+ आयन ही तो कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा, तो क्या हम डाइल्यूट HCl के बदले डाइल्यूट H2SO4 H2S के साथ रख सकते हैं, हाँ या ना? तो ऑब्वियस है कि जवाब तो नो ही होगा, मगर क्यों नहीं? तो सुनो, कॉमन आयन इफेक्ट लगाने के लिए H2S के साथ हमें एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करना है, वीक एसिड नहीं। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा H+ आयन देगा, तो कॉमन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा, तो कॉमन आयन इफेक्ट ज्यादा, तो H2S का डिसोसिएशन ज्यादा घटेगा और सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा घटेगा, जो हमारा पर्पस है। और सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा घटेगा तो ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के कैटायन के सल्फाइड का KIP ज्यादा घट जाएगा, उसके KSP से ज्यादा कम हो जाएगा। लेकिन ग्रुप 2 के कैटायन के सल्फाइड का KIP भी ज्यादा घटेगा, मगर उसका KSP तो अति कम है, तो स्टिल ग्रुप 2 के कैटायन के सल्फाइड का KIP उसके KSP से ज्यादा ही रहता है, और इसलिए सिर्फ ग्रुप 2 का कैटायन का सल्फाइड ही प्रेसिपिटेट हो पाता है। तो बताइए आराध्या, क्या ये जवाब दे सकते हैं? क्यों हम डाइल्यूट HCl के जगह पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं यूज कर सकते, जबकि ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है? रिया, कैन यू से इट? बोलो। यस, यस। देखो, पहले तो इस रूल को याद रखो कि कॉमन आयन इफेक्ट लगाने के लिए H2S के साथ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करेंगे जिसका H+ तो कॉमन आयन इफेक्ट लगाए और H2S के डिसोसिएशन को घटाए, सप्रेस करे, वो तो ठीक है, मगर
उस स्ट्रॉन्ग एसिड का अनायन अपने ग्रुप या अपने से आगे वाला जो कोई भी ग्रुप है उसके साथ कोई इंटरफेयर ना करे, अपने ग्रुप या अपने से आगे वाले किसी भी ग्रुप के किसी कैटायन के साथ कोई प्रेसिपिटेट ना बनाए। अगर आप डाइल्यूट HCl लेते हैं तो ये परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम ग्रुप 2 के रिएजेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि दिए गए सॉल्ट में ग्रुप 2 या उसके किसी आगे ग्रुप का कैटायन होगा। लेकिन अगर हम ग्रुप 2 के लिए रिएजेंट की बात कर रहे हैं, ग्रुप 2 के टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि ग्रुप 0 और ग्रुप 1 का टेस्ट नेगेटिव आया है। यानी दिए गए सॉल्ट में ग्रुप 0 और ग्रुप 1 का कैटायन नहीं है। या तो ग्रुप 2 का कैटायन होगा या उसके आगे के किसी ग्रुप का कैटायन होगा। और मैंने क्या बताया था कि ग्रुप 1 का ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl है जिसका अनायन Cl- है। इसका मतलब कि ग्रुप 1 का जो कैटायन है सिर्फ इसी का क्लोराइड प्रेसिपिटेट होगा। ग्रुप 1 के आगे जितने भी कैटायन हैं उसका क्लोराइड सॉल्युबल होगा। तो जब हम ग्रुप 2 के रिएजेंट में H2S के साथ डाइल्यूट HCl लाएंगे, रखेंगे, तो इस एसिड का जो अनायन है Cl-, क्या ये Cl- ग्रुप 2 या उसके आगे के किसी भी ग्रुप के कैटायन को प्रेसिपिटेट कर सकता है क्लोराइड के रूप में? नहीं। तो HCl एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और ग्रुप 2 या उसके आगे के जो भी कैटायन है उसका क्लोराइड सॉल्युबल है, प्रेसिपिटेट नहीं होता है। और इसलिए इस HCl का जो अनायन है Cl-, ये ग्रुप 2 या उसके आगे के किसी भी कैटायन के साथ कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। इसलिए H2S के साथ डाइल्यूट HCl परफेक्ट है। लेकिन अगर आप H2S के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका भी H+ कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा, मगर इसका जो अनायन है सल्फेट, ये ग्रुप 2 का ही कैटायन लेड सल्फेट को प्रेसिपिटेट कर सकता है। और अगर ग्रुप 2 का ना होके बेरियम और स्ट्रोंसियम है तो उसका सल्फेट प्रेसिपिटेट हो जाएगा। जबकि नियम यह है Yes, Riya, did you get it? सर लास्ट का थोड़ा सा स्किप हो गया। Okay. यस, ओके। तो मैंने ये कहा कि लिखो, पहले इस बात को हिंदी में लिखो, रूल लिखो। रूल क्या है? रूल कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो लिखिए। रूल में रूल दे के लिखिए, डैश दे के लिखिए। H2S के साथ ऐसा स्ट्रॉन्ग एसिड, H2S के साथ ऐसा स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करेंगे, H2S के साथ ऐसा स्ट्रॉन्ग एसिड
यूज करेंगे जिसका H प्लस आयन, जिसका H प्लस आयन तो कॉमन आयन इफेक्ट लगाए, जिसका H प्लस आयन तो कॉमन आयन इफेक्ट लगाए तथा H2S के डिसोसिएशन को सप्रेस करे, तथा H2S के डिसोसिएशन को सप्रेस करे। मगर स्ट्रॉन्ग एसिड का अनायन, मगर इस स्ट्रॉन्ग एसिड का अनायन ग्रुप 2, मगर इस स्ट्रॉन्ग एसिड का अनायन ग्रुप 2 या उसके आगे के किसी ग्रुप के किसी कैटायन के साथ, ग्रुप 2 या उसके आगे के किसी ग्रुप के किसी कैटायंस के साथ इंटरफेयर ना करे, प्रेसिपिटेट ना बनाए, इंटरफेयर ना करे, प्रेसिपिटेट ना बनाए, नहीं बनाए। क्या ये रूल समझ में आया? क्या ये रूल समझ में आया? बोलो। मैंने क्या बोला? रूल क्या लिखाया हमने? हमने कहा कि H2S के साथ ग्रुप 2 के रिएजेंट में H2S के साथ ऐसा स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करेंगे जिसका H प्लस आयन कॉमन आयन इफेक्ट लगाए, H2S के डिसोसिएशन को सप्रेस करे। ठीक है, मगर उस स्ट्रॉन्ग एसिड का जो अनायन है, अनायनिक पार्ट, वो ग्रुप 2 का कैटायन या ग्रुप 2 के आगे के किसी ग्रुप के किसी कैटायन के साथ कोई इंटरफेयर ना करे, यानी कोई प्रेसिपिटेट ना बनाए। ये क्राइटेरिया है। ठीक है, अगर हम ग्रुप 2 के रिएजेंट में H2S के साथ डाइल्यूट H2SO4 यूज करेंगे तो ग्रुप 2 का लेड सल्फेट एज वेल एज ग्रुप 5 का बेरियम और स्ट्रोंशियम सल्फेट प्रेसिपिटेट हो सकता है, जो कि ग्रुप रिएजेंट होने के क्राइटेरिया नहीं है, और इसलिए हम डाइल्यूट H2SO4 को यूज नहीं करेंगे। लिख लो नीचे, नीचे लिखो। इसलिए यदि H2S के साथ डाइल्यूट H2SO4 को यूज करेंगे, यदि H2S के साथ डाइल्यूट H2SO4 यूज करेंगे तो ग्रुप 2 में PbSO4 प्रेसिपिटेट हो सकता है तथा ग्रुप 5 के BaSO4 एंड SrSO4 बेरियम सल्फेट एंड स्ट्रोंशियम सल्फेट ये प्रेसिपिटेट हो सकता है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन में यूज लिख दें, अगर हम क्वेश्चन में ये लिख दें कि भाई दिए गए सॉल्ट में Pb2 प्लस नहीं है, बेरियम 2 प्लस नहीं है, स्ट्रोंशियम 2 प्लस नहीं है, तब आप डाइल्यूट H2SO4 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है डाइल्यूट HCl के बदले। क्योंकि मैंने कहा था कि सिर्फ 3 ही मेटल है जिसका सल्फेट प्रेसिपिटेट हो सकता है, लेड, बेरियम और स्ट्रोंशियम, और हमने कह दिया ये तीनों केटायन नहीं है, ऐसा हमने मेंशन कर दिया, तो फिर बाकी कोई भी केटायन का सल्फेट तो प्रेसिपिटेट होगा नहीं, और इसीलिए तब उस केस में हम डाइल्यूट H2SO4 को HCl के बदले यूज कर सकते हैं। बात समझ गए? लिखो नीचे स्टार देके। डाइल्यूट HCl एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड है,
डाइल्यूट HCl एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, एज वेल एज ग्रुप 2 या उसके आगे के ग्रुप के कैटायंस का क्लोराइड सॉल्युबल है। एक तो डाइल्यूट HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, एज वेल एज ग्रुप 2 या उसके आगे के ग्रुप के किसी कैटायन का, सभी कैटायन का क्लोराइड सॉल्युबल है। इसलिए Cl माइनस will not interfere with any cations of group 2 or of higher groups। इसलिए Cl माइनस कोई प्रेसिपिटेट ग्रुप 2 या उसके आगे के किसी ग्रुप के कैटायन के साथ नहीं बनाएगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। इसलिए हम डाइल्यूट H2HCl ही परफेक्ट है, डाइल्यूट H2SO4 को यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। लेकिन लिखो बट, नोट में लिखो बट इफ इन द गिवन सॉल्ट, but if in the given salt Pb2 plus barium 2 plus and strontium 2 plus are absent, then dilute H2SO4 can be used in place of dilute HCl with H2S in the group reagent of group 2 cations। मैंने क्या कहा? if in the given salt Pb2 plus barium 2 plus and strontium 2 plus are absent, then dilute H2SO4 can be used in place of dilute HCl with H2S in the group reagent of group 2 cations। क्योंकि यही 3 कैटायन का सल्फेट प्रेसिपिटेट होता है, बाकी किसी का होता नहीं है, और ये 3 कैटायन हमने कह दिया नहीं है, मान लो लिख दिया नहीं है, तब तो यूज कर लो, क्या दिक्कत है, तब तो कोई प्रेसिपिटेट बनेगा नहीं सल्फेट का। बट स्टिल डाइल्यूट HCl ज्यादा कॉमन है। क्या ये बात क्लियर हुई? जल्दी से बताओ हाँ या ना। Yes, sir. रिया, क्या ये समझ में आया अच्छे से? Yes, sir. ये सबको बार बार देखना, एकदम कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, एकदम पिक्चर जैसा लगना चाहिए। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम डाइल्यूट HCl के बदले डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को रख सकते हैं H2S के साथ? तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन, कैन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बी यूज्ड in place of dilute HCl with H2S in the group reagent of group 2 cations। क्या होगा जवाब बोलो? आंसर तो वही होगा नो, आंसर तो वही होगा ना नो, मगर क्यों नहीं? क्योंकि देखो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और H2S रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इन्हीं का आपस में रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा और H2S सल्फर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सल्फर का व्हाइट या येलोइश व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, और अब सल्फाइड रहेगा ही नहीं, तो फिर इस मेटल का सल्फाइड कैसे प्रेसिपिटेट होगा? उसके लिए तो सल्फाइड होने का ना। तो लिखो आंसर, लिखो बिकॉज
H2S is reducing agent and dilute nitric acid is oxidizing agent. लिखिए, because H2S is reducing agent and dilute HNO3 nitric acid is oxidizing agent, so redox reaction will take place in between them. Redox reaction will take place in between them and H2S will be oxidized to sulfur. H2S will be oxidized to sulfur. तो भाई H2S अब खत्म हो गया तो फिर मेटल सल्फाइड को कौन प्रेसिपिटेट करेगा? होगा ही नहीं। यानी H2S यहां सल्फर का -2 है, ये रिड्यूसिंग एजेंट। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यहां N का +5 है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फर में, जिसका व्हाइट या येलोइश व्हाइट पीपीटी होता है। इसी का पीपीटी आ जाएगा, हमें लगेगा मेटल सल्फाइड का पीपीटी आया। आप कहेंगे सर कैडमियम है, कैडमियम सल्फाइड येलो। नो, प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिड्यूस हो जाएगा NO में प्लस वाटर। ये रिएक्शन होगा ना, तो H2S ही एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ग्रुप 3 के Cr3+ को क्रोमेट में ऑक्सीडाइज कर सकता है, Mn2+ को MnO2 में ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो आगे वाले कैटायन को भी इंटरफेयर कर रहा है ना, और ऊपर से H2S के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा ये। जबकि हम H2S के साथ ऐसा रिएजेंट रखें जो H2S के साथ कोई इंटरफेयर ना करे, कोई रिएक्शन ना करे, ताकि H2S रहेगा, सल्फाइड रहेगा, तभी तो कैटायन और सल्फाइड मिलके मेटल सल्फाइड प्रेसिपिटेट होगा। बोलो, क्या ये समझ में आया? बोलो। Yes, sir. पक्का है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट। लेकिन सुनो, ग्रुप 2 का ग्रुप रिएजेंट क्या है? H2S प्लस डाइल्यूट HCl है। अगर हमने सॉल्ट के सॉल्यूशन में H2S और डाइल्यूट HCl डाला और कोई पीपीटी नहीं मिला, तो हम कहेंगे कि सर ग्रुप 2 का कैटायन नहीं है। तो जो फिल्ट्रेट बचेगा उसको हम ग्रुप 3 के टेस्ट के लिए आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बराबर है ना? लेकिन ग्रुप 3 का टेस्ट करने से पहले जो ग्रुप 2 का कैटायन है फिल्ट्रेट, उसमें फ्यू ड्रॉप्स नाइट्रिक एसिड का डाला जाता है। ऐसा क्यों? तो लिखो एक क्वेश्चन। बिफोर the test of group 3 cations, few drops of nitric acid is added to the filtrate of group 2 cations. Filtrate of group 2 cations test. Why?
भाई ग्रुप 2 का रिएजेंट डाले थे और उसको फिल्टर किए, तो रेसिड्यू में तो ग्रुप 2 के केटायन का सल्फाइड हुआ, और जो फिल्ट्रेट होगा उसको हम ग्रुप 3 के लिए मूव करते हैं। लेकिन ग्रुप 3 का टेस्ट करने से पहले, ग्रुप 3 का ग्रुप रिएजेंट डालने से पहले हम कुछ फ्यू ड्रॉप्स जो है कुछ फ्यू ड्रॉप्स जो है नाइट्रिक एसिड का डालेंगे। आई बात समझ में? क्यों? बोलो रीजन। कौन बता सकता है इसका रीजन? कैन एनीवन से? यस, आराध्या, रिया, नो। कल टेस्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कंप्लीट, एडवांस लेवल का, तो बढ़िया से तैयार कीजिए कोऑर्डिनेशन अभी से, कोई भी टेस्ट में, है ना, ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम भी बढ़िया से रिवाइज हो जाए। तो आप एनसीईआरटी को बढ़िया से रिवाइज करिए, मेरे नोट्स को रिवाइज करिए, कोई क्वेश्चंस ना बने तो भेजिए, कोई टॉपिक मिसिंग हो तो उस पार्ट का वीडियो देख लीजिए, वीडियो आप सभी के पास दिया हुआ है मैंने। यस, लेकिन मेहनत कीजिए। ओके, तो चलिए कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बढ़िया से रिवाइज करें सभी। 7 बजे से टेस्ट होगा, ठीक है ना? ओके।